Hello and welcome back to Ganga Education. On this platform, you will find quality lectures relating to the field of law, competitive examination in legal domain, important legal facts and legal history, all explained in clear and structured manner. नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू गंगा एजुकेशन। आज हम एक इम्पॉर्टेंट मेडिको लीगल केस डिस्कस करने वाले हैं जो मेडिकल नेग्लिजेंस और वाइट कॉलर क्राइम दोनों पर्सपेक्टिव से एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शुरू करने से पहले मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या हर मेडिकल मिस्टेक क्राइम होता है? डॉक्टर की लाइबिलिटी कब क्रिमिनल बन जाती है? आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे इस लैंडमार्क जजमेंट के थ्रू। हमारा गोल बहुत सिंपल है। अगर किसी स्टूडेंट को एग्जाम से पहले 5 मिनट में रिवाइज करना हो तो ये एक्सप्लेनर काफ़ी हो। हम फटाफट कवर करेंगे इंट्रो एंड केस फैक्ट्स, लीगल फ्रेमवर्क, आर्ग्यूमेंट्स, कोर्ट रीजनिंग, क्रिमिनोलॉजी का इम्पैक्ट और आखिर में एक सॉलिड एग्जाम बूस्टर एनालिसिस। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। Let's dive right into Section 1, Intro and Case Facts. ये केस है लक्ष्मण बालकृष्ण जोशी वर्सेस त्रिम्बक बापू गोडबोले। साल 1968 का ये एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है जिसने मेडिकल नेग्लिजेंस की बिल्कुल नींव रखी थी। और ध्यान रखना, ये केस सिर्फ नेग्लिजेंस नहीं बल्कि प्रोफेशनल डिवियंस का भी एग्जाम्पल हो सकता है। एडविन सथरलैंड की व्हाइट कॉलर क्राइम थ्योरी से इसका डायरेक्ट लिंक है। अब स्टोरी की टाइमलाइन पर आते हैं। मई 6 को 20 साल के एक लड़के आनंदा को बीच पर एक्सीडेंट में अपनी लेफ्ट थाई बोन में फ्रैक्चर हो जाता है। एक लोकल डॉक्टर थोड़ी बहुत स्प्लिंटिंग करके उसको छोड़ देते हैं। फिर 9 मई को एक बहुत ही एग्जॉस्टिंग 200 माइल की टैक्सी राइड के बाद पेशेंट सुबह 11:30 बजे पूना में डॉक्टर जोशी के हॉस्पिटल लाया जाता है। वहां डॉक्टर की असिस्टेंट भूल से 2 मॉर्फिया इंजेक्शंस की जगह सिर्फ 1 इंजेक्शन देती है। शाम 4 बजे पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर प्लास्टर किया जाता है, और वो भी बिना किसी जनरल एनेस्थीसिया के। उसी रात 9 बजे सिवियर शॉक और पेन की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। Moving on to Section 2, Legal Framework and Issues. फैक्ट्स तो हमने समझ लिए, अब आते हैं स्ट्रिक्ट लीगल प्रोविजंस पर। ये सेक्शंस एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो नोट्स रेडी रखिए। अगर हम आज के मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क में इस सिचुएशन को देखें तो हमें भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के नेग्लिजेंस प्रोविजंस लगाने होंगे। प्रोसीजर एस्टैब्लिश करने के लिए BNSS अप्लाई होगा और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर एक्सपर्ट टेस्टिमनी को इवैल्यूएट किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच एक कोर प्रिंसिपल है जो आपको याद रखना ही रखना है। वो है मेडिकल लॉ का ड्यूटी ऑफ केयर और स्टैंडर्ड ऑफ केयर। स्टैंडर्ड ऑफ केयर का मतलब है एक डॉक्टर से एक्सपेक्टेड रीजनेबल स्किल और प्रिकॉशंस। तो अब आते हैं मेन इशू पर जो सुप्रीम कोर्ट के सामने था। वॉज देयर मेडिकल नेग्लिजेंस एंड वॉज द स्टैंडर्ड ऑफ केयर ब्रीच्ड? इसे एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल से समझे। जैसे एक ड्राइवर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रोड पर रूल्स फॉलो करके गाड़ी चलाएगा, एग्जैक्टली वैसे ही एक डॉक्टर की लीगल ड्यूटी होती है कि वो प्रोसीजर करते वक्त स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोटोकॉल्स को एडहेयर करे। नेक्स्ट इज Section 3, Arguments and Evidence. कोर्टरूम में क्या हुआ, चलिए देखते हैं। एग्जाम में बैलेंस मार्क्स लाने के लिए आपको दोनों साइड्स क्लियर होने चाहिए। पेशेंट के फादर, जो इंटरेस्टिंगली खुद भी एक डॉक्टर थे, उनका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर जोशी ने रीजनेबल केयर नहीं ली। उनका इल्जाम था कि डॉक्टर ने फ्रैक्चर को सेट करने के लिए एक्सेसिव मैनुअल फोर्स यूज किया, और सबसे बड़ी बात, बिना जनरल एनेस्थेटिक दिए। दूसरी तरफ डॉक्टर जोशी का डिफेंस था कि उन्होंने सिर्फ एक्सेप्टेड मेडिकल प्रैक्टिस फॉलो की। उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने फ्रैक्चर एक्चुअली सेट किया ही नहीं था बल्कि डिलेड रिडक्शन प्लान की थी। उनका कहना था कि उनका कोई मेंजरिया नहीं था और डेथ सडन फैट एम्बोलिज्म की वजह से हुई जो पहले ही सेट इन हो चुका था। अब आती है एविडेंस की बारी। देखिए, मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस में एक्सपर्ट एविडेंस बैकबोन होता है, अलॉन्ग विद सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। यहाँ डायरेक्ट एविडेंस काफी स्केची था। हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में पेशेंट का टेम्परेचर तक नोटेड नहीं था और मेडिकेशन भी ठीक से नहीं दी गई। पर केस तब पलटा जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सामने आया। पेशेंट के फादर प्रोसीजर के बाद शाम को 6 बजे वापस अपने शहर निकल गए थे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें अश्योर किया था कि सब ठीक है। अब कोई बाप अपने बच्चे को ऐसी हालत में अकेला क्यों छोड़ेगा अगर मेजर ट्रीटमेंट अभी बाकी हो? ऊपर से डॉक्टर ने बाद में एक अपॉलजी लेटर भी लिखा था, और एक्सपर्ट विटनेसेस ने कंफर्म किया कि पेशेंट में एम्बोलिज्म के कोई सिम्टम्स थे ही नहीं। Section 4, कोर्ट रीजनिंग एंड जजमेंट। ये केस का सबसे क्रूशियल पार्ट है। कोर्ट ने यहाँ एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल दिया जिसे आपको अपने आंसर्स में डेफिनेटली इंक्लूड करना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर की अपने पेशेंट की तरफ 3 स्पेसिफिक ड्यूटीज होती हैं। ड्यूटी ऑफ केयर इन डिसाइडिंग वेदर टू अंडरटेक द केस,
duty of care in deciding what treatment to give, और finally, duty of care in the administration of that treatment. बेसिकली ये बोलम टेस्ट के रीजनेबल डॉक्टर स्टैंडर्ड का एक क्लासिक एग्जाम्पल है जो आपको हमेशा याद रखना है। एविडेंसेस को थॉरली इवैल्यूएट करने के बाद कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस काफी दमदार थी। उन्होंने कहा कि जो एम्बोलिज्म की थ्योरी डॉक्टर ने दी है वो सिर्फ एक आफ्टर थॉट है, जस्ट टू कवर अप। असलियत ये थी कि एक्सेसिव फोर्स यूज किया गया था बिना जरूरी एनेस्थेटिक के, और जो फॉल्स अश्योरेंस डॉक्टर ने फादर को दी थी उसने डॉक्टर के खुद के डिफेंस को ही कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। तो इस सबका नतीजा क्या निकला? फाइनल जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अपेलेंट यानी डॉक्टर जोशी को स्ट्रिक्टली गिल्टी ठहराया फॉर नेग्लिजेंस एंड रॉन्गफुल एक्ट्स। वो एक्सेसिव फोर्स और बिना एनेस्थीसिया वाला रेकलेस ट्रीटमेंट ही उस लड़के के फेटल शॉक का मेन कॉज बना था। Let's shift gears now to Section 5, Criminology and Impact. लॉ समझ लिया, अब इसको सोशियोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी के लेंस से देखते हैं। एडविन सदरलैंड की व्हाइट कॉलर क्राइम की डेफिनेशन याद कीजिए। A crime committed by a person of respectability and high social status in the course of their occupation. डॉक्टर जैसे प्रोफेशनल्स जब अपनी ड्यूटी वायलेट करते हैं तो ये व्हाइट कॉलर डिविएंस बन सकता है, क्योंकि सोसाइटी उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करती है। जब एक हाईली रिस्पेक्टेड पोजीशन से डिविएंस होती है एंड देन फैक्ट्स को मेडिकल जार्गन के पीछे छुपाया जाता है, तब ये एक सिंपल गलती से बढ़कर ग्रॉस अब्यूज ऑफ प्रोफेशनल पोजीशन बन जाता है। इस जजमेंट का सिस्टेमिक इम्पैक्ट मैसिव था। इसने इंडिया में मेडिकल नेग्लिजेंस का एक क्लियर थ्रेशहोल्ड एस्टैब्लिश कर दिया। इसने सिविल लायबिलिटी और क्रिमिनल लायबिलिटी का डिफरेंस समझाया, स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी एनफोर्स की और पेशेंट राइट्स को सॉलिड बैकिंग दी। बाय द वे, क्विक रिमाइंडर, अगर आपको ऐसे मेडिको लीगल केस लॉ सिंप्लीफाइड चाहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। Alright, finally moving to Section 6, our exam booster analysis. यहाँ हम स्ट्रिक्टली प्रोफेसर मोड में जाएंगे टू लॉक दीज कॉन्सेप्ट्स इन योर मेमोरी। कोर्ट की दी हुई 3 ड्यूटीज ऑफ केयर याद रखने के लिए एक सिंपल मेमोरी ट्रिक यूज करो। DAT, D फॉर डिसाइड टू ट्रीट, A फॉर एडमिनिस्टर ट्रीटमेंट एंड T फॉर टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। अगर एग्जाम में टाइम कम हो, बस ये DAT फॉर्मूला लिखाना, इट एड्स ग्रेट स्ट्रक्चर टू योर आंसर। अब एक क्विक MCQ ट्राई करते हैं। What differentiates civil medical negligence from criminal medical negligence? The answer is the degree of recklessness. Civil negligence में आप standard of care breach करते हो, जिसके लिए damages पे करने पड़ते हैं, लेकिन criminal negligence में gross recklessness यानी एक strong mens rea involved होता है, एक ऐसी extreme carelessness जो दूसरी की जान ले ले। एक और बहुत important concept, question. Medical negligence और white collar crime में क्या संबंध है? इसको the deviancy pipeline से समझाओ। स्टेप 1, एक प्रोफेशनल टाइटल के थ्रू ट्रस्ट एस्टैब्लिश होता है। स्टेप 2, वो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ केयर ब्रीच किया जाता है। स्टेप 3, जब उस नेग्लिजेंस को पावर और स्टेटस यूज करके कवर अप किया जाता है, तब वो ओपनली व्हाइट कॉलर डिविएंस में तब्दील हो जाता है। जब आप अपना आंसर कंक्लूड कर रहे हो, ट्राई टू प्रोवाइड अ क्रिटिकल एनालिसिस। हमें स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी जरूर चाहिए, बट वी ऑल्सो हैव टू बैलेंस इट विद द रिस्क ऑफ ओवर क्रिमिनलाइजिंग वेल इंटेंशन डॉक्टर्स। अगर लॉ बहुत ज्यादा ड्रेकोनिक हो गया तो डॉक्टर्स डर जाएंगे और लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स अटेम्प्ट करने की जगह सिर्फ डिफेंसिव मेडिसिन प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम के लिए ये एनालिटिकल पॉइंट लिखना हाई स्कोरिंग होता है। इट शोज मैच्योरिटी इन योर लीगल रीजनिंग। मैं आपको इस थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन के साथ छोड़ना चाहता हूँ। Does the threat of criminal liability make doctors more careful or just more defensive? अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ते वक्त इस पॉइंट पर जरूर सोचना। आई होप इस एक्सप्लेनर से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। यहाँ लॉ समझाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। Thank you for watching this session. If you found this lecture useful, do like, share and subscribe to Ganga Education. Keep learning, keep growing and stay connected for more law lectures.